तो नमस्कार मित्रों। आज का जो टॉपिक में मेरे पास क्वेश्चंस आए थे उसको शूट करने में थोड़ा समय लग गया, उसको आपके सामने लाने में समय लग गया थोड़ा। तो आज की जो हमारा जो ये वीडियो है ये लेट नाइट शूट हो रहा है, तो थोड़ा हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा एबेरेशन आपको दिखे, ठीक है। लेकिन कोशिश की है कि जो कंटेंट है वो इंटैक्ट फॉर्म में आपके पास पहुंच पाए और जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली उसका सार मैं आपको डिलीवर कर पाऊं। तो बहुत देर ना करते हुए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान मुझे शायद बताना में थोड़ा सा लेट हो गया कि ये दो क्वेश्चंस हैं और दो अलग अलग कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं और दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो एक सेट ऑफ मतलब मान के चलिए कि 100 to 150 क्वेश्चंस के बीच में आज जब मैं लौट के आया तो मैंने जब रिव्यू किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज आए थे ऑनलाइन क्विज में या कह सकते क्वेश्चनर में, तो उन क्वेश्चन से ये दो क्वेश्चन मुझे लगे कि आपके सामने डिस्कस करने चाहिए। तो इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चंस दो हैं और दो अलग अलग कैंडिडेट्स ने पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को फाइनली हम देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ए। ए इज अ काइंड ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट है फ्रॉम द सन एस, एस इज सन लिखा है मैंने, एस इज टू सन, ए इज टू प्लैनेट। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ए फ्रॉम द सन एस इफ एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम इट वॉज एट अ डिस्टेंस आर नॉट, ठीक है। कि सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पे ये डिस्टेंस आर नॉट था, द डिस्टेंस इज आर नॉट and traveling with velocity v naught, ठीक है, traveling with velocity v naught with the angle between the radius vector and the velocity vector being phi, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंदी में इसको वो कर देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये सन है और ये कोई आर्बिट्ररी कोई प्लैनेट है। ये प्लैनेट इस सन से किसी डिस्टेंस आर नॉट पर है, ठीक है। दिस प्लैनेट इज एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम दिस सन। तो ये जो आर नॉट में दिखाई एक्चुअली वेक्टर है, ठीक है, और ये वी नॉट वेलोसिटी वेक्टर है। तो उसकी डिस्टेंस जो है उस किसी जिस टाइम स्टैम्प पे नापा गया उस टाइम स्टैम्प पर इस प्लैनेट की डिस्टेंस सन से आर नॉट है और उसकी वेलोसिटी वी नॉट है। किसी मान चलिए एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर ये पोजीशन है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ए फ्रॉम द सन निकालनी है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ए फ्रॉम द सन एस। अगर कंडीशन दी हुई है कि वो प्लैनेट किसी टाइम स्टैंड टी पर सन से आर नॉट डिस्टेंस पे था और उस समय उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, बस इतना दिया गया है क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। तो जल्दी से हमने क्या किया है, अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान को थोड़ा केंद्रित करें तो पता चलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जब भी ये प्लैनेट इस सन के पे ट्रेवर्स करेगा तो उसकी हमेशा वेलोसिटी वेक्टर जो है वो उसके डिस्टेंस वेक्टर से हमेशा एंगल 90 डिग्री बनाएगा। इसको मैंने यहां पर दिखाया भी है, शो भी किया है। देखिए, दिस फिगर, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस फिगर, ठीक है। ये फाई है, ये जो सेकंड फिगर है ये फाई के लिए दिया हुआ है कि फाई का मैंने जो आपके वेलोसिटी कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया है वी नॉट कॉस फाई वी नॉट साइन फाई में, ठीक है। ये फाई है, दैट इज द एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर गिवन इज फाई, ठीक है। तो अब अगर हमने यहाँ पे एक चीज को बहुत ध्यान से मैंने इसको जब एनालाइज किया देखा, किसी भी ऐसी दो पोजीशंस जब पर ये वेलोसिटी वेक्टर या मान के चलिए ये डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम होगी, हमेशा ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एंगल बनाएगा π/2, ठीक है। तो अभी 2D प्लेन में हम देख सकते हैं, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो ये इसका मिनिमम डिस्टेंस पर है, ठीक है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, और A2 पोजीशन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो दोनों ही केस में वेलोसिटी वेक्टर जो है वो π/2 एंगल बना रहा है रेडियस वेक्टर से, ठीक है। तो हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम अगर ओवल शेप्ड इसकी ट्रैजेक्टरी रहेगी तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा रेडियस वेक्टर के मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पे दोनों ही केस पे π/2 एंगल बनाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट है जो आपको कंसीडर करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हमारा रोटेशन को प्रोवाइड कर रहा है। तो वेलोसिटी का हम देख रहे हैं, जब हमने रिजोल्यूट किया तो वी नॉट कॉस फाई एंड वी नॉट साइन फाई, ये दो कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, दैट इज वी नॉट साइन फाई, दैट इज वी नॉट कॉस फाई। तो वी नॉट कॉस फाई जो है
वो बाहर की तरफ जाएगा, जबकि रोटेशन के लिए वी नॉट साइन फाई रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए जब पाई बाय 2 या मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हम निकालेंगे तो साइन पाई बाय 2 जो होता है, हम जानते हैं साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। क्योंकि साइन पाई बाय 2 1 होता है, इसीलिए अभी हम देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, इसीलिए मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस के वेलोसिटी कंपोनेंट को निकालने के लिए हमारे पास एंगल की कोई लिमिटेशन या एंगल की कोई बाध्यता होगी नहीं, क्योंकि पाई बाय 2 साइन की वैल्यू पाई बाय 2 पे 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला हमने जो लॉजिक लगाया है ये दो लॉजिक से सॉल्व होगा। पहला लॉजिक है फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो m इज द मास ऑफ प्लैनेट। अगर मास ऑफ प्लैनेट स्मॉल m मान के चलते हैं, कुछ वेरिएबल्स हम बीच में डालते रहेंगे जो ऑटोमेटिकली आगे जाके कैंसिल हो जाएंगे और वो आपके फाइनल रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया तो mvr, हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर, सॉरी एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर। तो कंजर्वेशन लगाया तो एट दिस पोजीशन जब फाई एंगल बना रहा था तो क्या होगा, m इंटू वी। तो वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हमारा रोटेशन को प्रोवाइड कर रहा था, v नॉट साइन फाई प्रोवाइड कर रहा था। तो m v नॉट साइन फाई इंटू डिस्टेंस क्या थी, r नॉट थी। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया m v नॉट r नॉट साइन फाई। इसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर देता हूं तो और आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए m v नॉट r नॉट साइन फाई, ये साइन फाई v नॉट के साथ अटैच्ड है। ठीक है, m v नॉट साइन फाई इंटू r नॉट है, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट v नॉट का इसको रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है साइन सेंट्रल कंपोनेंट में लिखा दिया v नॉट साइन फाई। तो m v नॉट साइन फाई इंटू r नॉट। उधर आपके राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में होगा m v r साइन पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो अब एंगल जो बन जाएगा पाई बाय 2 एंगल बन जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, तो हमेशा आप चाहे इसको कंसीडर करें और चाहे ना करें, क्योंकि साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने का कोई खास महत्व होगा नहीं। तो सिंपली एम वी आर, कुछ आपके, मैंने जब बुक्स में भी इसको देखा इस क्वेश्चन को, तो कुछ जगह इस चीज को वर्बली कहा गया है, उन्होंने इक्वेट करके बाद सीधे एमवीआर लिख दिया है। तो चाहे आप डायरेक्टली इससे समझ लेना तब भी ठीक है, अगर एंगल आप पाई बाय 2 समझ लेना तब भी ठीक है। ठीक है, तो दोनों ही चीजों में इसका फर्क पड़ेगा नहीं, साइन पाई बाय 2 का तो एमवीआर। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल वाली और फाइनल वाला मोमेंटम हमने बराबर कर दिया। पहला था एम वी नॉट साइन फाई इंटू आर, दूसरा था एमवीआर हो गया आपका, जहां पे स्मॉल एम वही मास ऑफ प्लेनेट हो गया हमारा। अब इससे इधर एक इक्वेशन हमारे पास आई। दूसरी इक्वेशन क्या है, फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ या फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लिखते हैं या हम देखते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फेज में और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल फेज में बराबर होगी। इनिशियल फेज में हम जानते हैं प्लैनेटरी मोशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन आर, जो रेडियल डिस्टेंस होता है, जो रेडियल डिस्टेंस है। तो पहले केस में हमारे पास डिस्टेंस आर नॉट था, तो माइनस जी एम एम, जहां पे कैपिटल एम जो है मास ऑफ प्लेनेट है, सॉरी मास ऑफ सन है। मास ऑफ प्लेनेट हमने माना था कौन सा था, स्मॉल एम। स्मॉल एम इज द मास ऑफ प्लेनेट एंड कैपिटल इज द मास ऑफ सन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कॉन्स्टेंट्स जब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कट जाएंगे, ये इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिस्टम पर। तो आपका कैपिटल एम इज द, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं मास ऑफ सन कैपिटल एम है और हमने पहले ही अपने एमवीआर वाले फॉर्मूले से स्मॉल एम को मास ऑफ प्लेनेट एज्यूम कर रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन के आ गई, माइनस जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर नॉट प्लस हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर। क्यों स्मॉल एम, क्योंकि प्लेनेट मूव कर रहा है। ठीक है, सन अभी अगर एक्चुअली तो सन भी मूव करता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में सन का मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ प्लेनेटरी मोशन कहा गया है। इसीलिए हमने काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट के लिए, इसलिए हाफ एम वी नॉट स्क्वायर स्मॉल एम मास ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, इसी तरह माइनस जी एम अपॉन आर। अब ये डिस्टेंस किसी डिस्टेंस आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर मान के चलते हैं, उस डिस्टेंस पे हमें मैक्सिमम एनर्जी को फाइंड करना है। तो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है जब हम मैक्सिमम एनर्जी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से ये दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे लगता है कि और एक्सप्रेशन की जरूरत इसमें हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, काइनेटिक एनर्जी बस ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि प्लैनेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट की होगी, ना कि सन की। तो मतलब सिर्फ मास जो लेंगे वो हम प्लैनेट कर लेंगे, ना कि सन का। अब इनको हम सॉल्व कर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी चीज है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व के लिए अगर हम आर की स्मॉल आर की वैल्यू जिस पर मैक्सिमम हमें फाइंड करना है,
उसमें हम देखेंगे जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा था तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ गई थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 होते हैं, तो 2 वैल्यूज जो आएंगी वो आर मैक्सिमम मिनिमा को गवर्न करेंगी। तो जब मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यूज आर मैक्स और आर मिन जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू को मैक्सिमम ले लिया और नेगेटिव वैल्यू को मिनिमम ले लिया, तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये 2 वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, आप भी खुद करके चेक करके देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ही सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोग जो है वो मैसेज भेजा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा, अगर कोई सॉल्व करने में किसी को दिक्कत आएगी, पूरा सॉल्यूशन इसका जो है उसको A4 साइज में रख के उसके आपको उसका स्कैन करके उसको आपको अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह का कांस्टेंट रहता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया। यहाँ जो के दिख रहा है, इंपॉर्टेंट बात दिस कि के क्या चीज है, के एक कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया है, के की वैल्यू है r0² v0² बाई g इंटू m। ठीक है, ये मैंने एज्यूम करके तब इसमें रख दिया, तो इक्वेशन जो लीनियराइज हुई कुछ देखने में ठीक लग रही है, वरना कोई इक्वेशन थोड़ी बड़ी सी लग रही थी और थोड़ी भयानक सी लग रही थी, तो सकता है बहुत से बच्चे इसको मतलब हो सकता है कि आंसर में जब कोई इक्वेशन बहुत बड़ी होती है तो छोटे छोटे कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करके उसमें रख के कर लिया जाता है, जिससे इक्वेशन की वैल्यू जो है वो देखने में ठीक लगे, देखने में एक छोटी सी कॉम्पैक्ट वैल्यू लगे। बस वही चीज यहाँ पर भी की गई है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि आपने क्या एज्यूम किया है, जिससे कि जो सामने वाला बंदा है जो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा है वो देख ले कि हाँ वैल्यू आपने क्या, जब करेंगे तो आपको ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 चीजें थी। पहली चीज थी हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रोटेशन के रिस्पॉन्सिबल है वो चीज, और दूसरा चीज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ली है। काइनेटिक एनर्जी हमने केवल प्लेनेटरी मोशन के लिए है, सन की नहीं ली है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों लगेंगे। ठीक है, मास इसलिए मल्टीप्लाई देखिए, मास एम को कैपिटल एम को स्मॉल एम से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, रिवाइव करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अब सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो समय के साथ मैंने कहा इसको भी साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है उस बच्चे ने डैम के रिस्पेक्ट में पूछा था, और एक्चुअल में उसका फॉर्मुलेशन कर क्या रहा है, ये आपका कंप्यूटेशन कर रहा है, टॉर्क का कंप्यूटेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, इसका रीजन देखिए कैसे। एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण जो टॉर्क क्रिएट होता है, उस टॉर्क को हम निकालेंगे कैसे, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डैम। डैम में हमने इसीलिए एग्जाम्पल जो लिया है वो भी डैम का लिया है। डैम क्या कर रहा है, हमने सपोज मान के चला कि कोई डैम है, उस डैम की वॉल है एबी, एबी इज अ वॉल ऑफ द डैम। ठीक है, ये आपका वॉल है। ठीक है, सॉरी, एबी इज द वॉल ऑफ द डैम, एबी डैम की वॉल है, और इस वॉल पर एक जो है जो लिक्विड आपका भरा है, दैट इज द वाटर, यहाँ मान के चले। ऑब्वियस सी बात है, डैम में जो है वाटर ही भरा होगा, वाटर ही अदर साइड में होता है। ठीक है, और ये उस हर लिक्विड के लिए ये इक्वेशन वेरिएबल होगी जिसकी डेंसिटी दी होगी। ठीक है, तो हमने वाटर की डेंसिटी रो मान के चलिए, हालांकि 1 होती है, लेकिन मैंने एक जनरल इक्वेशन निकाल ली कि अगर कोई ऐसी चीज आए जिसमें कि वो लिक्विड कोई भरा हो और कोई सरफेस उसको रो कर रही हो, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का टॉर्क कैसे उस चीज में गणना हम निकाल सकते हैं। तो हमने वाटर लिया है और मान लिया उसकी डेंसिटी हमने वाटर की मानी है, डेंसिटी वाटर की मानी है रो। ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर मैंने माना है, और ये वाटर जो है वो डैम में सपोज h हाइट तक भरा है, तो हम उतने ही हाइट को कंसीडर करेंगे जितने में वाटर भरा है, क्योंकि वही आपका जो है फोर्स लगाएगा, टॉर्क भी जनरेट करेगा। तो हमने सपोज h हाइट तक जो है वो डैम में वाटर भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी सपोज रो है। ठीक है, इसीलिए कंसीडर द सिचुएशन ऑफ अ डैम, हियर द वाटर ऑफ डेंसिटी रो फिल्ड अप टू हाइट इज इक्वल टू h, कैपिटल H। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, कि अब चूंकि ऑब्वियस ही बात है टॉर्क हम निकाल लें तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हमने माना चलो बेस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि बेस के रिस्पेक्ट में निकालने से होगा क्या कि जो हमारा टॉर्क की वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअल में डैम को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो आपके मेजर्स लगेंगे जो इस डैम को प्रिवेंट कर सकते हैं ओवरफ्लडिंग से या डिस्ट्रक्शन से, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बेस हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो बेस के रिस्पेक्ट में इसीलिए माना बेस ऑफ द डैम। वी हैव टू फाइंड द टॉर्क जनरेटेड बाय द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द वॉल AB विद रिस्पेक्ट टू द बेस B। ठीक है, हमेशा बेस के रिस्पेक्ट, क्योंकि बेस माना जाता है कितना हम बेस को स्ट्रॉन्ग बनाए जिससे कि ये डैम लंबे समय तक खड़ा रहे, ये डैमेज कम से कम हो, इसलिए बेस के रिस्पेक्ट में हमने जो है टॉर्क का कैलकुलेशन किया है। ठीक है, और आगे चल के अब सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा इसका यूज आता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा पोर्शन ले लिया इस पूरे वॉल का RS नाम से।
एक छोटा सा पोर्शन आरएस लिया है इस डैम का और उसको यहाँ डिपिक्ट भी किया है, ठीक है। वी हैव टेकन अ स्मॉल पोर्शन आरएस ऑफ द वॉल ए बी और उस पर हम कंप्यूटेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पूरा एस तक के लिए, तो टॉप कंप्यूट हो जाएगा पूरे वॉल का। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, क्या हमने किया है बेसिकली इसमें देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तो बता दिया एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द वॉल ए बी एट अ हाइट, कहां से हाइट ली, स्मॉल एच, उसके टॉप से ली, टॉप से, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर इंक्रीज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो हाइट एच पे जो प्रेशर आ जाएगा रो जी एच वो ऐड हो जाता है, इसीलिए आपका जो है डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल पे आपका पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा, स्मॉल एच है क्योंकि हाइट सरफेस से हमने हाइट एच कम ली है, और राइट साइड पे चूंकि और कुछ है नहीं क्योंकि डैम लेफ्ट साइड में ही वाटर है हमारा, तो राइट साइड में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो एक्सेस प्रेशर एक्चुअली में कितना बना हमारा, तो हमने इस सिंपल पी नॉट प्लस जो लेफ्ट साइड लग रहा है माइनस राइट साइड लग रहा है, तो एक्सेस प्रेशर निकल आएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या पी नॉट प्लस रो जी एच और राइट साइड में था पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, रो जी एच आपका एक्सेस प्रेशर निकल आया जो कि इस पोर्शन पे लग रहा है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर ये, अब ये जो एक्सेस प्रेशर है यही वो फोर्स जनरेट करेगा जो इस वॉल के पोर्शन में लगेगा और टॉर्क जनरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू बेस। लिखा हुआ है टॉर्क विल बी ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, ठीक है, लिखा भी हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द बेस ऑफ द डैम। चलिए अब थोड़ा सा यहां देखते हैं। नाउ इफ यू कंसीडर यूनिट डेप्थ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, अब इस प्लेन पे हमने इस आर एस पोर्शन की एक यूनिट डेप्थ परपेंडिकुलर हमने एज्यूम की, यूनिट डेप्थ क्यों कंसीडर की है, जिससे कि एरिया निकालने में, एरिया कंप्यूट करने में आसानी हो जाए। एरिया क्या होगा, यही डीएच पोर्शन इंटू 1, इससे आपका एरिया निकल आएगा इस छोटे से पोर्शन आर एस का, यही लिखा है एरिया ऑफ दिस सेक्शन आर एस विल बी 1 इंटू डीएच। अगर कोई यहां पे देखिए, अब यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं, सपोज अगर डैम की डेप्थ दी हो, ठीक है, हाइट के साथ साथ, तो आपका क्या होगा, यहाँ यूनिट नहीं होगा, फिर आप 1 की जगह वो डेप्थ लगेगी, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्शंस में उसको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एड ऑन करेगा। तो इसीलिए आपको जो भी आपका फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला डिफरेंट कंडीशंस के लिए बन रहा है, अगर कंडीशंस चेंज होती हैं तो वो फॉर्मूला अल्टर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सेम रहेगा। तो यूनिट डेप्थ के लिए हमने 1 लिया इंटू डीएच। अब इस एक्सेस प्रेशर के कारण कितना फोर्स जनरेट होगा, हम सिंपल जानते हैं, प्रेशर और फोर्स में रिलेशन होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, हेंस फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो एफ जो आपका प्रेशर था, प्रेशर हमारा पी क्या था, रो जी एच था, इस प्रेशर को उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, तो रो जी एच इंटू एरिया कितना था हमारा, यहाँ निकला था, दैट इज डीएच एरिया रख दिया, ठीक है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट एक चीज और देखना है विद रिस्पेक्ट टू बेस है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस जो होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, है ना, या इस डायरेक्शन में होंगी, तो जो जिस भी डायरेक्शन में हो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, वो h माइनस एच होगी, क्योंकि हमेशा टॉ कैलकुलेशन में टाउ क्या होता है हमारा, अगर हम यहाँ लिखे टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस डी, और एफ क्रॉस डी में डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। माने सपोज अगर हम यहाँ पे बी मान के चलते हैं और यहां से चलते हैं, तो डी दिस इज द डी एप्लीकेशन, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अगर फोर्स के एप्लीकेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमेशा डिस्टेंस को मेजर किया था टॉर्क के कैलकुलेशन में, तो टॉर्क के कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें बी बेस हमारा परपेंडिकुलरली कितना डिस्टेंस था, h माइनस एच डिस्टेंस पे, तो टोटल हाइट में से उतनी सरफेस वाली हाइट को हटा दिया, तो h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h बन गया, वही डिस्टेंस रख दी हमने। बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, रो जी एच इंटू डी एच, जो एफ नेट आया था हमारा ये वाला, इंटू डिस्टेंस कितनी थी, h माइनस एच, ये डिस्टेंस रखने के बाद अब चूंकि ये तो स्मॉल पोर्शन आरएस के निकाली फॉर होल डैम, इसीलिए पूरे डैम के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये तो छोटा सा टॉक निकला था किसी पोर्शन आरएस में डी टाउ नाम से, लेकिन पूरा टॉक निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से टाउ डी टाउ। जब इंटीग्रेट करेंगे तो खोलेंगे, खोलने के बाद आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। और इंटीग्रेट कहां से करना है, 0 से लेके एस तक, क्योंकि पूरे डैम का निकालना है 0 से लेके एस तक, जहां तक पानी या लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। जब करेंगे तो ये एच क्यूब बाई रो जी, एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 आ जाएगा, जो कि फाइनली अराइव करेगा रो जी एच कैपिटल एच क्यूब बाई 6 पे,
ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, किस तरह मैंने रिडक्शन किया है। अभी और फैक्टर्स इसमें लगा दिए जाएंगे तो क्वेश्चन की चीज चेंज हो जाएगी। तो अभी तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी जेईई मेंस लेवल की है, एडवांस लेवल में इसमें सीधे डेप्थ के पैरामीटर्स को डाल देंगे और बहुत से पैरामीटर्स को डाल देंगे, जिससे ये चीज जो है और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी या हो सकती है। तो मेरे सिंपल सा कहने का पर्पस ये है कि मैं जब भी इस कोई क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं तो भाई ये इस भावना के साथ डिस्कस करता हूं कि ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा, ना ही इस चीज को आपको रिमेम्बर रखने की जरूरत है। ठीक है, तो हमेशा इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात थोड़ा सा मेरे साथ ये है कि बहुत ज्यादा एनिमेशंस और बहुत ज्यादा हमें कह सकते हैं कि इसके एडवांसमेंट में बहुत ज्यादा मुझे लगाने का समय भी नहीं मिलता है। एक बहुत सिंपल सा लेक्चर हम लोग तैयार करते हैं, जिससे कि आपके पास मेन हमारा पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिंग होनी चाहिए। हमें बहुत उसमें साजो सज्जा नहीं करनी है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट वाइज ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वी आर ओपन ऑन द व्हाट्सएप एज वेल एज एट मेल। और सभी कुछ पहले से आपके वीडियोस में मेंशन्ड है, उस पर आप कर सकते हैं। और सक्सेसफुली हमें जो है इस चीज का रिस्पांस मिल भी रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चंस जो भेजते हैं उससे ये भी क्लियर होता है कि आप लोग कितने, जो लोग इसके प्रति सीरियस है, और वो सीरियसनेस ही एक्चुअल में किसी भी कैंडिडेट को सक्सेस दिलाती है। इसके साथ मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।